हिंदी साहित्य की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आंचलिक उपन्यासों की विशेषताएं। हम जानते हैं कि उपन्यास जो लिखे गए मध्यकाल के समय में महाकाव्य लिखे जाते थे जो किसी नायक के संपूर्ण जीवन को व्यक्त करते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे। उसको लोग बड़े चाव से पढ़ते थे। जैसे रामचरितमानस है, आज घर घर में पढ़ा जाता है। मनोरंजन भी और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत सारी उससे उद्देश्य परक है, बहुत सारी शिक्षाएं उससे मिलती हैं। ऐसे ही उपन्यासों का भी सृजन हुआ, प्रारंभ में मनोरंजन के लिए, बाद में राजनीति, अर्थशास्त्र या जटिल सामाजिक जीवन को व्यक्त करने के लिए भी उपन्यासों का प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक विशिष्ट धारा का जन्म होता है उपन्यास में, वो है आंचलिक धारा। आंचलिक धारा में जैसे जो ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधों की सघनता है, उसको उकेरने के लिए, संपूर्णता से उकेरने के लिए किसी एक गांव को, किसी एक अंचल को लेकर के इसका ताना बाना बुना गया। जो हमारे सामान्य उपन्यास होते थे उसमें किसी उद्देश्य परक होते थे, किसी सीख को लेकर के वो लिखे जाते थे। मनोरंजन के साथ ये भी उद्देश्य होता था। लेकिन अंचल में संपूर्ण अंचल को उभारना ही आंचलिक उपन्यास की विशेषता होती थी। और ऐसी पहली शुरुआत जो है शिवपूजन सहाय की देहाती दुनिया में हुई। एक उपन्यास है शिवपूजन सहाय का, एक उपन्यास है देहाती दुनिया। इस देहाती दुनिया में आंचलिकता के बीज आपको मिल जाएंगे, लेकिन संपूर्णता से इस परंपरा को शुरू करने वाला संपूर्ण उपन्यास है मैला आंचल। कौन सा उपन्यास है? मैला आंचल। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद जो हमारे इसका विषय है कि इन मैला आंचल को देखने के बाद या आंचलिक उपन्यास को देखने के बाद मैं ऐसे आंचलिक उपन्यासों की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे सामान्य उपन्यास से उसको अलग करती हैं, इसको हम देखते हैं। पहला है, उसको अगर हम पॉइंट वाइज आइडेंटिफाई करें तो पहला बिंदु हम मान सकते हैं, इसमें अंचल का नायकत्व होता है। इसमें अंचल का नायकत्व होता है। अंचल का नायकत्व का मतलब कि कोई विशेष पात्र इसका नायक नहीं होता है। जैसे हम कोई और उपन्यास ले लें तो उसमें कोई न कोई नायक पात्र होता है जिसके इर्द गिर्द पूरी कथा का ताना बाना बुना जाता है। लेकिन अंचल में पात्र तो बहुत होते हैं, उसमें पॉजिटिव पात्र भी होते हैं, नेगेटिव पात्र भी होते हैं। लेकिन नेगेटिव चरित्र वाले पात्र या पॉजिटिव चरित्र वाले पात्र किसी को संपूर्णता से इसमें जगह नहीं मिलती है। अगर जगह मिलती है किसी को तो पूरे अंचल को मिलती है। उस अंचल को उभारने के लिए ही इन सारे पात्रों का सृजन किया जाता है। और इसीलिए इसका जो नायकत्व करता है, नायक होता है, वो अंचल ही नायक होता है। इसमें अंचल का नायकत्व होता है आंचलिक उपन्यासों में। पहली विशेषता है ये। दूसरी अगर माने तो इसमें पात्र बहुत होते हैं। पात्रों की अधिकता, पात्र बहुत होते हैं। पात्र मतलब ये है कि अंचल को संपूर्णता से उभारने के लिए उसके नदी नालों का वर्णन, उस क्षेत्र के सराउंडिंग्स, आसपास की सीमा की सारी भूमि का वर्णन, तालाब है, नदी है, मछली कौन सी उसमें पाई जाती है। जैसे अगर हम मैला आंचल को देखें तो बेरन छीनने के लिए लड़ाई होती है, कई लोग उसमें मर जाते हैं, कई संथाल मर जाते हैं उसमें। इसी तरह से खमरालू उखाड़ करके जो संथालिन महिलाएं हैं वो ले जाकर बाज़ारों में, हाटों में बेचती हैं। जो चूहे के बिल होते हैं उसमें से अनाज निकाल करके जो निम्न वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग हैं, वो अपना उससे काम चलाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को उसमें उकेरा गया है और इस बहाने उस क्षेत्र की संपूर्णता को दर्शाया गया है कि निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक। उच्च वर्ग के पास जहाँ सैकड़ों बीघे खेत हैं, वहाँ निम्न वर्ग के पास दूसरे के खेत में दूसरा खेत जो है लीज पर लेकर के कृषि करने के अलावा कोई चारा नहीं है। इसमें गांव के या उस क्षेत्र के सभी वर्ग को लेकर के नीचे से ऊपर तक सभी वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व दिखाया जाता है।
आंचलिक उपन्यास में इसीलिए पात्र जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे अगर महिला आंचल में देखें तो महिला आंचल में 256 पात्र हैं। 256 पात्रों के साथ ये महिला आंचल लिखा गया है। अगर सामान्य उपन्यास देखें 256 पात्रों के साथ इतनी पाठक का दिमाग इतना उलझ जाएगा कि वो तारतम्य बिठा ही नहीं पाएगा पाठकों के साथ और वो उपन्यास छोड़ देगा, उसको मनोरंजक नहीं लगेगा बल्कि सिरदर्द लगेगा वो उपन्यास पढ़ना। तो ऐसे में लेकिन आंचलिक उपन्यास में ऐसा नहीं। महिला आंचल पढ़ने के बाद कहीं से भी आपको जितना मनोरंजन उपन्यास पढ़ने में जितना संपूर्ण मनोरंजन चाहिए उससे 21 ही मनोरंजन मिलता है, 19 नहीं मिलता। तीसरी विशेषता इसकी है ग्रामीण पृष्ठभूमि। अभी प्रश्न उठता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि क्यों चुना जाता है, शहरी पृष्ठभूमि क्यों नहीं चुना जाता। हम जानते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोगों के संबंधों में सघनता होती है। पूरा गांव एक विशेष संबंधों से जुड़ा होता है। किसी की ताई है, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं, एक विशेष संबंध, एक उस विशेष संबंध से लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई उसमें बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, एक प्रोटोकॉल पूरे गांव में बना हुआ होता है। उसी संबंधों के साथ पूरा गांव ही उसी से संचालित होता है। इन्हीं संबंधों की सघनता के कारण यहाँ का वातावरण लेना सही होता है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र का लिया जाए तो शहरी क्षेत्र में संबंधों में जटिलता बहुत होती है। वहाँ पर जो मानसिक स्तर पर या कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास ही उसको व्यक्त कर सकते हैं। सामान्य आंचलिक उपन्यास है, सामान्य उपन्यास को व्यक्त करना शहरी संबंधों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं और सामान्य जीवन स्तर ऊंचा होता है और वो उनका जो सोचने का स्तर, एक दूसरे से व्यवहार करने का स्तर ज़्यादा तकनीकी होता है। तो इसलिए जो है उस स्तर पर जा कर के मैं आंचलिक उपन्यास का रसास्वादन पाठक नहीं कर पाएगा। अगर लिखा भी गया आंचलिक उपन्यास शहरी परिवेश में तो उस शहरी क्षेत्र के निम्न वर्ग पर लिखा गया है। जैसे उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, सागर लहरें और मनुष्य, ये बम्बई के मछुआरों पर लिखा गया है, उदय शंकर भट्ट का है। कौन सा उपन्यास? सागर लहरें और मनुष्य, मुंबई के मछुआरों पर लिखा गया है। ये शहरी है लेकिन यह है कि वहाँ के मछुआरों के जीवन पर आधारित है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर ये हमें आंचलिक उपन्यास लिखना है तो अंचल विशेष या निम्न वर्ग, अगर शहरी लिखे हैं तो निम्न वर्ग या ग्रामीण पृष्ठभूमि पर ही ये लिखा जाता है। अगला है इसकी भाषा, शैली, संस्कृत, लोकोक्ति, मुहावरे, कथाएं, कहानियाँ, सभी कुछ ग्रामीण उस क्षेत्र में जो भी भाषा होती है, जैसे यहाँ पर वाइस चेयरमैन को भैंस चरमन बाबू सब कहते हैं, इस तरह से जो भी कहानियाँ कथाएं होती हैं, जो भाषा होती है उसको संपूर्णता से यहाँ लिया जाता है। जो लोकगीत होते हैं उनको लिया जाता है। जैसे एक लोकगीत है, हथवा रंगाए सैया दहरी बैठाए गिलें, कबहू न लहलें उदेश रे भोजिया। ये भोजिया गीत है वहाँ का। हथवा रंगाए सैया दहरी बैठाए गिलें, ये महिला आंचल का है। गईले कबहू न लहलें उदेश रे भोजिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ के लोकल भाषा, लैंग्वेज और वहाँ के जो टीस है, जिनके पति परदेश रहते हैं उनकी जो टीस है वो यहाँ पर व्यक्त होती है। और एक नायिका जो है वो या सामान्य महिला जो है इसको व्यक्त करती है। वहाँ के सामान्य लोकगीतों में इसका प्रचलन है। तो इस तरह के लोकगीत, लोकोक्ति, मुहावरे सारे जो है इसमें संपूर्णता से उभारते हुए दिखाई देते हैं। अगला जो देखते हैं, अगला जो
बिंदु है इसमें, पांचवा बिंदु अगर हम मान सकते हैं, ये उद्देश्य प्रधान नहीं होते हैं। उद्देश्य प्रधान नहीं होते हैं। जो सामान्य उपन्यास लिखे जाते हैं, कोई भी उपन्यास हो, उसमें समाज को कुछ न कुछ सीख देने के लिए होती है और समाज की समस्याओं को उसमें उभारने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अंचल को ही संपूर्णता से उभारा जाता है, इसमें संदेश देने का प्रयास या कोई विचार थोपने का प्रयास नहीं किया जाता है। पाठक का या लेखक का कोई विचार, इसमें अपना विचार थोपने का प्रयास नहीं किया जाता है। अगर उसको कोई संदेश देना भी होता है तो इतने गहरे हो दबा होता है कि उसे समझ पाना इतना आसान नहीं होता है या उसको निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है। अगला अगर माने एक बिंदु और, इसमें जो कथा की सघनता होती है, कथानक होता है, कसा हुआ नहीं होता। कथानक कसा नहीं होता। इसका अर्थ है कथानक जो इसका होता है ढीला ढाला होता है। कारण है कि इसमें इतने सारे पात्र होते हैं, अंचल को उभारने के लिए बहुत सारे पात्रों की आवश्यकता होती है। उन पात्रों को लेकर के प्रत्येक पात्र की अलग अलग कहानी बनाने में एक जो कसावट होती है, एक बिंदु को लेकर घूमने वाली कहानी की जो कसावट होती है, वो कसावट इसमें नहीं आ पाती है और इस वजह से इसका कथानक थोड़ा बिखरा सा लगता है। लेकिन ये इसकी सीमा नहीं है, ये इसकी विशिष्टता है। इस आंचलिक उपन्यास की ये विशिष्टता है, उसकी सीमा नहीं है। क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो अंचल का नायकत्व उभर कर सामने नहीं आ पाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि आंचलिक उपन्यासों के लिखने की परंपरा क्यों शुरू हुई। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो फोकस था सत्ता में जो लोग आने लगे, उनकी जो केंद्र बिंदु हो शहर से हट करके गांव की तरफ गया। क्योंकि 70% 73% जनसंख्या उसमें गांव में रहती थी और आज भी 70% से ऊपर आसपास जनसंख्या गांव में रहती है। तो उस जनसंख्या को इग्नोर करके कोई सत्ता में नहीं आ सकता है। हमारी अर्थव्यवस्था को, उस अर्थव्यवस्था को इग्नोर करके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इग्नोर करके हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है, हमारी राजनीति नहीं चल सकती, अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, हमारी सामाजिक व्यवस्था नहीं चल सकती है। हमारे जो शहर हैं उन्हीं गाँव से आए लोगों से बसा भरा हुआ है। तो ऐसे में संपूर्णता में अगर हम गाँव को देखें तो उन गाँव का ही जो अर्थशास्त्री थे, राजनीति शास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, सबका ध्यान उन गाँव की तरफ गया और गाँव के बारे में गहन विश्लेषण शुरू हुआ। और इसी के क्रम में ये उपन्यासों की रचना प्रारंभ हुई। जो शहरी लेखक थे उन्होंने शुरू किया, जो ग्रामीण क्षेत्र से आकर के ऐसे लेखक जो आके शहरों में बस गए, वो नॉस्टैल्जिक हो गए। जैसे उनका जो प्रेम था ग्राम के प्रति वो वहाँ जाकर नहीं व्यक्त कर सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने कथा के माध्यम से उस प्रेम को व्यक्त करने का प्रयास किया और इस तरह से आंचलिक उपन्यास लिखे गए। बहुत सारे आंचलिक उपन्यास लिखे गए। जैसे हमने बताया कि उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, देहाती दुनिया, फणीश्वर नाथ रेणु का जो मैला आंचल जिन्होंने लिखा है, सर्वोत्कृष्ट पहला और सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। आज तक वैसा उपन्यास नहीं लिखा गया। उनकी एक अन्य उपन्यास है परती परिकथा। फणीश्वर नाथ रेणु का एक अन्य उपन्यास है परती परिकथा। इसके अलावा राही मासूम रजा का आधा गांव है। आधा गांव ये किसका है? राही मासूम रजा। ये अपने भाषा की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा था। अपने भाषा के कारण काफ़ी चर्चा में था ये राही मासूम रजा का ये उपन्यास आधा गांव। इसके अलावा है उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें मनुष्य, आपने देखा ही। जो प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं नागार्जुन का बलचनामा, नागार्जुन, इस तरह से बहुत सारे उपन्यास लिखे गए और कई उपन्यास लिखे गए जो आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में अपना स्थान रखते हैं। और अब हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वो आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं परीक्षाओं में, विशेषकर पीसीएस और आईएएस की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि आंचलिक उपन्यासों की विशेषताएं, या अगर आपसे पूछा गया कि मैला आंचल में आंचलिकता की खोज कीजिए, तो आप यहाँ से बिंदु मिला करके आप लिख सकते हैं। आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं अलग से पूछा गया तो ये आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर सामान्य उपन्यास और आंचलिक उपन्यासों की तुलना से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो इसको भी आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।